स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह। आज आपको 4 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ और ये चारों कहानियाँ मैंने रेडिट से ली हैं और मुझे लगता है कि ये कहानियाँ शायद सच हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी का नाम है रात की दस्तक। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां सन्नाटा भी डरावना होता है। गांव का नाम था कुंडा और ये गांव अपने अजीबोगरीब और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। गांव में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर किसी ज़माने में एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उस औरत का नाम था मधु। लोग कहते थे कि मधु को उसके पति ने किसी औरत के लिए छोड़ दिया था और वो इस गहरे सदमे में आकर कुएं में कूद गई थी। तब से उस कुएं के आसपास रात के समय किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कहते हैं रात को कुएं से एक औरत की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता था जहां कई सालों से कोई रोशनी नहीं दिखाई दी थी। गांव वालों को कहना था कि अगर कोई उस रास्ते से रात के समय गुजरता है तो उसे मधु की आत्मा दिखाई देती है जो उससे मदद मांगती है। ये कहानी शुरू होती है रवि से, जो गांव का एक जवान लड़का था। रवि थोड़ा आधुनिक सोच वाला था, थोड़ा मॉडर्न विचारों का था और उसने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया था। एक दिन वो देर रात अपने दोस्तों के साथ गांव से लौट रहा था। दोस्तों ने उसे उस रास्ते पर ना जाने की सलाह दी, लेकिन रवि ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे ही रवि उस सुनसान पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। रवि ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने देखा कि कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस औरत ने रवि की तरफ हाथ बढ़ाया और बुदबुदाई, मुझे बचाओ, मुझे इस दर्द से मुक्त कर दो। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? और वो औरत धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि का डर अब चरम सीमा पर था। उसे अचानक ऐसा लगा कि उसके पैरों में जंजीरें बंध गई और वो भाग नहीं सकता। वो वहीं ठहरा रहा और वो औरत उसके करीब आ गई। उसने रवि के कानों में धीरे से कहा, मैं मधु हूँ। इस कुएं ने मेरी जिंदगी ले ली, तुम भी यहाँ नहीं बच सकते। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई, लेकिन रवि अब भी वहीं खड़ा था। उसके पैरों में अब भी जंजीरें बंधी हुई थी। उसके दोस्तों ने बहुत देर तक जब उसे ढूंढा तो वो उसी कुएं के पास बेसुध पड़ा मिला। रवि को होश में लाने के बाद उसने बताया कि उसने वहाँ क्या देखा और क्या सुना, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक बात साफ हो गई, रवि अब कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा और वो पुराना कुआं आज भी उसी तरह खामोश है, जैसे कि किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रहा हो। तो ये पहली कहानी खत्म होती है और ये कहानी वास्तविक घटनाओं और ग्रामीण अंधविश्वासों पर आधारित है, लेकिन सुनने वालों को इसे मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही लेना चाहिए। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको ये कहानी सच्ची लगी या झूठी। आइए शुरू करते हैं दूसरी कहानी, जिसका नाम है अज्ञात प्रहरी की पुकार। ये कहानी एक पैरानॉर्मल कहानी नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल कहानी है। सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा मैं आपको वो बताती हूँ। पैरानॉर्मल का मतलब होता है कि जो इस दुनिया के नहीं होते, वो दूसरी दुनिया के होते हैं और भटकती हुई आत्माएं होती हैं। पर सुपरनैचुरल वो चीज़ होती है जो कि आपकी मदद करने के लिए आती है, यानी कि कोई दैवी शक्ति या
जिस तरह से हम कहते हैं कि चमत्कार हो गया, वो सब सुपर नेचुरल की कैटेगरी में आते हैं। सुपर नेचुरल बीइंग्स जो होते हैं वो एंजल्स भी हो सकते हैं, और वो ऐसे हो सकते हैं, हमारे पितर हो सकते हैं, जो कि हमारी भलाई के लिए हमें दिखाई देते हैं या हमारे सामने आते हैं या महसूस होते हैं। तो पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल में ये एक डिफरेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। 4 साल पहले मैं, मेरे माता पिता और दादी उत्तर पूर्वी भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। इस मंदिर की देवी आध्यात्मिक पूजनीय है और इनका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मेरे माता पिता और दादी अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन केवल मैं ही एक ऐसा था जो आध्यात्मिक नहीं था और उतना धार्मिक नहीं था। उस समय मैं बहुत ही इमोशनल कठिनाई के दौर से गुजर रहा था और किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए उत्साहित नहीं था। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहाँ एक लंबी कतार थी जो मंदिर के गर्भगृह तक जाती थी। हमें गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए कम से कम 5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता, अगर हमें वहाँ पर एंट्री लेनी होती तो, जो कि हमें लेनी थी। मेरे धार्मिक उत्साह की कमी और उदासीनता के कारण मैंने कतार में खड़े होने से साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे माता पिता और दादी जा सकते हैं, जबकि मैं बाहर बैठकर उनका इंतज़ार करूँगा। इस बात पर वो लोग थोड़ा सा मुझसे नाराज़ भी हुए। हालांकि मेरे माता पिता मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाहर से ही प्रार्थना करने का निर्णय लिया। हम मंदिर के सामने खड़े हो गए, जहां सैकड़ों अन्य भक्त भी प्रार्थना कर रहे थे। उस समय मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की, क्योंकि मैं मानसिक पीड़ा में था। मैं वैसे तो कुछ मांग नहीं रहा था, बस हाथ जोड़कर अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त कर रहा था। थैंक यू बोल रहा था भगवान को कि ठीक है, लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, पर अभी तक जितना तुमने मेरे लिए किया है भगवान, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रार्थना लगभग समाप्त हो चुकी थी कि तभी एक पुलिस वाला हमारे पास आया। ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण था कि सुरक्षा का काम पुलिस खुद संभालती थी। उसने हमसे कहा, मेरे पीछे आओ। हम चौंक गए। हमने इस पुलिस वाले को पहले वहाँ पर नहीं देखा था। हो सकता है कि वो वहीं कहीं हो और हमें नज़र ना आया हो, क्योंकि हम देश के दूसरे हिस्से से आए थे। वो हमें सीधे मंदिर के गर्भगृह में ले गया, जबकि सैकड़ों भक्त उस अवसर के लिए कतार में खड़े थे, लाइन में खड़े थे। हम देवी के बिल्कुल सामने खड़े थे। हमने पूजा की, पुजारी से प्रसाद लिया और बाहर आ गए। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि बस सिर्फ 5 मिनट में ये सब कुछ निपट गया। बाहर आकर हमने उस पुलिस वाले को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हमने दूसरे पुलिस वालों से उसके बारे में पूछा, उसके हुलिये का वर्णन दिया, लेकिन किसी ने भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था। ये घटना मुझे एक अजीब सी विचित्र अनुभूति में डाल गई। ऐसा लगा मानो स्वयं देवी ने हमारी पुकार सुनी और हमें सीधे अपने पास बुलाया। इसके बाद कुछ ही दिनों में मेरे जीवन में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे परेशान कर रही थी और अचानक से बेहतर हो गई। इस घटना ने मेरे भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। मुझे अब भी ये एहसास होता है कि उस दिन जो हुआ वो किसी अदृश्य शक्ति का ही संकेत था। वो पुलिस वाला कौन था? क्यों उसने हमें चुना? क्या वो वास्तव में एक गार्ड था, एक प्रहरी था, या देवी का ही कोई दूत? ये सवाल आज भी मेरे मन में गूंजता रहता है, लेकिन उसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। वो दिन और वो घटना मेरे जीवन की सबसे रहस्यमय यादों में से एक है, जो मुझे आज भी सिरहन से भर देती है। तो ये दूसरी कहानी ख़त्म होती है दोस्तों, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही विचित्र घटना कुछ इसी से ही मिलती जुलती हुई थी। मैं आपको किसी और वीडियो में या किसी और कहानी में उसकी बात आपको पूरी बताऊंगी। चलिए अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ। तीसरी कहानी का नाम है मौत की सरहद पर। जब मैं +2 में था तो मुझे ट्यूशन जाने के लिए रोज़ाना एक रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था।
उस समय मैं अपनी साइकिल उठाकर ट्रैक पार करता था। एक दिन बारिश हो रही थी और मैं एक रेन कोट पहने हुए था। उस रेन कोट ने मेरी दृष्टि को कुछ हद तक बाधित कर दिया था, यानी कि मैं ज़्यादा कुछ क्लियरली देख नहीं पा रहा था। मुझे दूसरी तरफ जाने के लिए 2 ट्रैक पार करने थे। पहले ट्रैक के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि दूसरी ओर एक ट्रेन तेजी से गुजर रही थी। अपनी मूर्खता में मैंने सोचा कि सबसे बेहतर होगा कि मैं पहले ट्रैक पर खड़ा होकर दूसरे ट्रैक की ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करूं। लेकिन असली खौफनाक बात तो ये है कि जिस ट्रैक पर मैं खड़ा था उस पर पहले से ही एक ट्रेन दूर खड़ी थी, लेकिन बारिश की वजह से रेनकोट पर पड़ने वाली बूंदों ने चारों ओर के शोर को दबा दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा था। अचानक मुझे अपने भीतर से किसी की आवाज़ सुनाई दी जो जोर जोर से चीख रही थी, बाएं देखो, बाएं देखो। मैंने बाएं देखा और मेरे दिल की धड़कन रुक से गई। वो ट्रेन जो पहले स्थिर थी, स्टिल थी, खड़ी थी, अब मेरी तरफ उल्टी दिशा में तेजी से बढ़ रही थी। हमारे बीच केवल कुछ ही मीटर का फासला बचा था। मैं तुरंत अपनी साइकिल उठाकर ट्रैक से हट गया, लेकिन मेरे हाथ पांव बिल्कुल पूरी तरह कांप रहे थे और मैं सदमे में था कि अभी क्या हो गया। मैंने चारों ओर देखा कि क्या किसी ने मुझे पुकारा था, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल मैं अकेला खड़ा था। अगर मैंने एक पल की भी देरी की होती तो शायद आज मैं ये कहानी आपको नहीं बता पाता। आज भी जब उस पल को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन जो हुआ वो किसी दैवीय हस्तक्षेप से कम नहीं था। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उस दिन मुझे मौत के मुंह से खींच के ले आई थी। वो आवाज़ कहाँ से आई थी? जो आवाज़ उस वक्त मुझे सुनाई दी थी और वो इतना क्लियरली सुनाई दी थी, वो आवाज़ कहाँ से आई थी? क्या वो सच में मेरे भीतर की आवाज़ थी या फिर किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे चेताया था? इस सवाल का जवाब शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन वो पल मेरे जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जो हमसे कुछ कहना चाहती है कि ये मत करो या ऐसे करो, और फिर बाद में हमें समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हुआ। तो ये भी एक सुपर नेचुरल घटना थी। अब मैं आपको चौथी कहानी सुनाती हूँ। ये एक पैरानॉर्मल घटना है, तो बताने वाले ने तो इसे पूरी तरह से सच कहा है और मुझे भी लगता है कि ये कहानी सच है। तो अहमदनगर के सन्नाटे में इस कहानी का नाम है। 2018 की बात है। मेरी इंटर्नशिप चल रही थी और मैं अहमदनगर के एक किराए के मकान में रह रहा था। समय की कमी के कारण मुझे रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैंने एक पुराना लेकिन एक बड़ा फ्लैट करीब 2000 स्क्वायर फुट का किराए पर ले लिया था। किराया भी बहुत कम था, सिर्फ 2500 रुपये महीना। बताइए, ये बिल्डिंग सिर्फ एक मंजिल की थी जिसमें एक कमरे में एक परिवार रहता था, दूसरा कमरा खाली था और ऊपर की छत हमेशा बंद रहती थी। ये जगह मेन सिटी से दूर थी और रात के समय कोई हलचल वहाँ पर नहीं होती थी। रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद मैक्सिमम सड़कें अंधेरी हो जाती थी और सिर्फ एक ही तरह की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती थी, जो हाईवे से गुजरती हुई सड़कों की थी, जो हल्की हल्की गूंजती रहती थी रात में। मेरी इंटर्नशिप का लास्ट मंथ चल रहा था और मैं इस बड़े वीरान फ्लैट में अकेले रहने का आदी हो चुका था। ये जगह अजीब थी लेकिन डरावनी नहीं थी। रात का समय आता तो मैं बर्तन धोने के बाद हॉल की लाइट्स बंद कर देता और तेज़ी से दौड़कर किचन की लाइट्स बंद कर देता था। फिर बिना किचन की अंधेरी ओर देखे तुरंत अपने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता था। इसके बाद मैं अपने लैपटॉप पर गेम खेलता और सो जाता। एक रात करीब 11 बजे मैं अपने लैपटॉप पर गेम खेल रहा था, तभी मेरी नज़र दरवाजे के कोने पर पड़ी। मैंने देखा कि बेडरूम के दरवाजे की कड़ी धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, लेकिन जब मैंने बार बार पलकें झपकाईं तो वो रियल में हिल रही थी। जैसे ही मैंने ये देखा,
दरवाज़ा एक बार ज़ोर से धड़ाम से लगा, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। फिर वही हुआ 2-4 बार और। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब मैं इस फ्लैट में आया था, मैंने खिड़कियां खोलने की कभी जहमत नहीं उठाई। वो शुरुआत से ही पूरी तरह बंद थी, इसलिए हवा का कोई सवाल ही नहीं था। उस टाइम पर मेरा पहला रिएक्शन ये था कि इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उस हिलती हुई कड़ी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हल्की हल्की गति से कड़ी हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का ये काम हो। फिर मेरे दिमाग ने सोचा कि क्यों ना एक कपड़े का हैंगर कड़ी में अटका दिया जाए ताकि भूत उसे खोल ना सके। मेरा मन तो हुआ कि दरवाजे के नीचे के गैप से दूसरी तरफ देखूं, लेकिन मेरा शरीर हिलने को तैयार नहीं था, मुझे इतना डर लग रहा था। उस रात को मैं लाइट्स ऑन करके ही सोया। अगले दिन जब मैं मुंबई लौटा तो मैंने अपने दोस्तों को ये पूरा वीडियो दिखाया। जैसे कि उम्मीद थी, उन्होंने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया, यहाँ तक कि वीडियो देखने के बाद भी। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया उस रात को। वो रात अहमदनगर के सवेड़ी गांव में मेरे लिए एक ऐसी याद बन गई जो आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा करती है। दोस्तों, पैरानॉर्मल एंटिटीज़ जो होती हैं ना, वो इतनी सिंपल नहीं होती समझने के लिए। जैसे हम तरह तरह के लोग हैं, उसी तरह से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। कभी नुकसान पहुंचाती है, कभी बिना नुकसान पहुंचाई इसी तरह की कुछ विजुअल्स दिखाती हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं या रहती हैं। तो आपको ये चारों कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट कहानी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी लेकर आऊँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।